नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आपको बता दूं, इस समय भी 7 बजने में 1 मिनट है, 7 बज गया है किसी घड़ी में, तो आप देख लीजिए शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री इस समय दिल्ली में है। वो तस्वीरें ऑन एयर कर दीजिए आप। ये उनके निकलने की तस्वीर है ढाका में, उनके प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल छुप छुपाते हुए। सिर्फ एक एसयूवी गाड़ी टोयोटा प्राडो जो उनकी सुरक्षा में चलती है, और एक उनकी एसयूवी नीले रंग की जिससे वो बांग्लादेश के मिलिट्री चॉपर जो कि MI-17 मेरे को दूर से लग रहा है, उससे उड़ के भारत के अगरतला पहुंची। जी हां, त्रिपुरा में अगरतला एयरबेस पहुंची। अगरतला एयरबेस से वो पहुंची है दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस। सिविलियंस को नहीं पता, आम नागरिक को नहीं पता, पर वहां पे भी गाजियाबाद के बगल में हिंडन नदी के पास एक एयरबेस है। अगर वो मैप है गरिमा जी आपके पास तो चला दीजिए। ANI से भी वो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं हिंडन एयरबेस के बाहर के। शेख हसीना और उनका CJ-130S प्लेन जो कि बांग्लादेश की वायुसेना का विमान है, वो अभी भी हिंडन एयरबेस, ये वो ग्राफिक्स है जो आपको दिखा रहा है ढाका से बांग्लादेश जो कि भारत की सीमा से ढाका बिल्कुल लगा हुआ, वहां से शेख हसीना चौपर से लेके अगरतला पहुंची क्योंकि वो सबसे सेफ था। भारत ने उनकी मदद की। अगरतला से उन्होंने प्लेन लिया CJ-130S और वहां से वो आई हैं दिल्ली के उससे सटे हुए गाजियाबाद हिंडन एयरबेस। हिंडन में एयरफोर्स ऑफिसर्स ने उनका स्वागत किया, उनको वेलकम किया, और इस समय वो हिंडन एयरबेस में ही हैं। इस समय जो जानकारी पिछले 4 से 5 मिनट पहले मेरे पास थी वो ये है कि हिंडन एयरबेस से वो शेख हसीना उसी बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन से T3 जाएंगी। एक प्रॉब्लम आ गई है दर्शकों, एक प्रॉब्लम यह है कि भारत ने जब ये रूट उनको दिया, सेफ रूट उनको दिया दिल्ली तक आने का, तब तक बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ घंटे या बहुत ज्यादा होगा तो 8-10 घंटे तक वो दिल्ली के T3 पे या फिर बगल में सटे हुए ऐसे कई सेफ हाउसेस होते हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और ना मैं मीडिया पे बता सकता हूं और ना सारी जानकारी हम जैसे मीडिया पर्सनल के पास भी होती है। ये रियलिटी है। सिक्योरिटी एजेंसीज, RNAW, IB के ऐसी कुछ जगहें होती हैं, सेफ हाउस, जो बिल्कुल इसी समय के लिए, ऐसी ही घटनाओं के लिए तैयार की जाती है, उसमें रख दिया जाएगा। लेकिन यहां पे अब ये प्रॉब्लम आ गई और वो ब्रेकिंग न्यूज इस समय ग्रिड पे होनी चाहिए जिजर कि यूके ने, ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, जो कि शेख हसीना का फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां पे कि शेख हसीना ने जब भारतीय दूतावास और भारत की सरकार से इतनी मदद मांगी कि हमें सेफ ट्रांजिट दे दीजिए, यानी जाने का रास्ता दे दीजिए। भारत के साथ शेख हसीना के कितने घनिष्ठ संबंध है, कितने अच्छे संबंध है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझाऊंगा आपको। सिर्फ शेख हसीना से नहीं, उनके स्वर्गीय पिताजी बंगबंधु मुजीबुर रहमान के साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान की सरजमी पे एक नहीं 2 मैसिव रैलीज तक, पॉलिटिकल रैलीज तक संबोधित किए हैं दिल्ली और कलकत्ता में। शेख हसीना अभी पिछले 60 दिन में 2 बार भारत आ चुकी हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3री शपथ ग्रहण समारोह में, और एक अभी 17-18 दिन पहले। सूत्रों की माने तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं, या ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन था जो कि सरकार बेहतर बता पाएगी। और S जयशंकर कल संसद में खुद इस पे वक्तव्य रखेंगे, हमको ये बताया गया है। पर ये बात अब साफ है, और ये वो विजुअल्स हैं जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस। जी हां, हो सकता है ज्यादातर आप लोगों को ना पता हो क्योंकि सबको टर्मिनल 1 दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, T2, T3 पता है, या फिर यूपी में लखनऊ का मौसी हवाई अड्डा पता है, लेकिन दिल्ली से सटे, गौतम बुद्ध नगर से सटे गाजियाबाद में ये हिंडन का एयरबेस है, जिसके बाहर की तस्वीर एक फ्रेम हमने लगातार दिया हुआ है। 7:05 हो गए हैं, अभी तक शेख हसीना बाहर नहीं आई हैं। शेख हसीना को करीबन 5:35-36 पे उनका वो बांग्लादेश का एयरफोर्स का विमान CJ-130S लैंड किया था हिंदुस्तान की सरजमी पर, और ये वो उस समय के विजुअल्स हैं। उनको इतना भी समय नहीं दिया गया था जब वो वहां से उन्हें चॉपर लेने के लिए बोला गया कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सके। आमतौर पे हमने देखा है पाकिस्तान या बांग्लादेश में इस तरह की कू जो होती हैं, तो जो हटाए जाने वाला नेता होता है वो एक अपने राष्ट्र के नाम संबोधित कर देता है, लेकिन इतना समय भी नहीं दिया गया कि एक भाषण वो दे सके। और ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ये बातें बता दूं,
उसके बाद विजुअल्स दिखाऊंगा आपको। ये वो समय की तस्वीरें हैं जब वो अपना रेजिग्नेशन साइन कर रही हैं। और ध्यान दीजिएगा गरिमा जी आप भी, कि पीछे 2 आर्मी अफसर खड़े हैं जिन्होंने जबरदस्ती ये रेजिग्नेशन करवाया है। और ये प्रधानमंत्री आवास नहीं, अगर आप पीछे देखें, जूम कर दीजिएगा बाद में, ये बांग्लादेश के आर्मी हेडक्वार्टर्स, कौन सा आर्मी हेडक्वार्टर्स मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए आप किस तरीके से आर्मी के चिन्ह है पीछे। तो ये कोई सिविलियन ऑफिस नहीं, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस नहीं, ये आर्मी का हेडक्वार्टर्स है जहां पे उनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन कराया गया और फिर धक्के मार के निकाल दिया गया। ये बात है। शेख हसीना ने भारत से कोई स्पेशल मदद नहीं मांगी है। शेख हसीना को सिर्फ ट्रांजिट दिया जा रहा है। शेख हसीना को सिर्फ बांग्लादेश से अगरतला, अगरतला से दिल्ली, अगर उसको आप मदद मांगते हैं तो मांग सकते हैं। ये शेख हसीना ने भारत से मदद नहीं मांगी है, ये उतनी ही है, हम उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। हम उनको अभी कोई नहीं, हम उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। आप नीचे ब्रेक करते रहे, हम उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। हाँ, वो इस समय भारत की सरजमी पे हैं। हाँ, हमने उनको अगरतला में लैंड करने दिया। हाँ, हमने उनको अगरतला से दिल्ली आने दिया। हाँ, वो इस समय दिल्ली, भारत की राजधानी से बिल्कुल सटे हुए एक भारतीय वायुसेना के एयरबेस में है। हाँ, फिर भी आप कहना चाहते हैं मदद नहीं मांगी, इट्स ओके। भारत को अपने भी इंटरेस्ट देखने हैं। बांग्लादेश में एक नई सरकार होगी, शेख हसीना के साथ भारतीय पॉलिटिकल क्लास, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस, उनका एक अपना पर्सनल रिलेशन भी है। और उन रिलेशन के मद्देनजर उन्होंने शरण नहीं मांगी है, मदद मांगी है, शरण नहीं मांगी है। इन दोनों में फर्क है शिशिर। आप नीचे खबर देख के ब्रेक कीजिए। मदद मांगी है, शरण नहीं मांगी, असाइलम नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ उस समय तक के लिए मदद मांगी है जब तक उन्हें यूके में शरण नहीं मिल जाती। और जिस तरीके के, मेरे साथ पूरा पैनलिस्ट है, पूरा पैनल है, विनय सिंह लेखक मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ मैं देख सकता हूं वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे हैं, मेरे साथ मेजर तूर है, मेरे साथ मैं आपको इस समय बता रहा हूं अमजद आयूब मिर्जा जी हैं, जनरल GD बख्शी साहब हैं, जनरल साहब भी हैं। कैन आई हैव जनरल साहब ऑन एयर ऑल्सो? एंड मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से, गरिमा से, कि प्लीज प्रोटेस्ट के विजुअल्स, क्योंकि एक बात मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं। अमजद आयूब मिर्जा जी एंड जनरल GD बख्शी साहब, दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सबसे पहले अमजद आयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं कि बांग्लादेश में जिसको बंगबंधु कहा जाता था, जिसको विजुअल्स, गरिमा जी विजुअल्स, पैनलिस्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट टुडे, हटा दीजिए पैनलिस्ट को, उनका ऑडियो भी बहुत, विजुअल्स रखिए प्लीज, विजुअल्स ऑन है। जिस व्यक्ति को बंगबंधु कहा जाता था, जिस व्यक्ति को ओनली वन, जिस व्यक्ति को यह कहा जाता था कि उसने बांग्लादेश के निर्माण में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, उसके खिलाफ बांग्लादेश की जनता क्यों हो गई? उसके खिलाफ आगजनी, उन्हीं की बेटी, किस लिए? मैं सबसे पहले अमजद आयूब मिर्जा जी से पूछ रहा हूं, मिर्जा जी जरा बताएंगे व्हाई? और मैं देख रहा हूं बंगबंधु की मूर्ति तोड़ी जा रही है, बंगबंधु भवन को तोड़ा जा रहा है, किस लिए? जी, मैं आता हूं बंगला बंधु की मूर्ति की तरफ भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये बिल्कुल एक CIA का किया हुआ टेक्स्ट बुक कू है। जिस तरीके से शुरू से अगर आप देखें कि शेख हसीना के इलेक्शन का बाइकाट करवाया गया BNP से और दूसरी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद एक यूनाइटेड अपोजिशन क्रिएट की गई ताकि इन इलेक्शंस के बाद इस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट किया जा सके, ये कह के कि जी देखें इसमें तो लोगों ने इलेक्शन में सियासी जमातों ने हिस्सा ही नहीं लिया। उसके बाद एक चिंगारी छोड़ी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि जो कोटा सिस्टम है इसको बहाल कर दिया जाए, और वो बहाल करवाने के बाद जिस कोटा सिस्टम को खुद शेख हसीना ने खत्म किया था 2018 में, उसको बहाल करवा के एक चिंगारी छोड़ी गई और फिर पूरे बन में आग लगवाई गई, और उसके अंदर जमात इस्लामी और राइट विंग BNP की ऑर्गेनाइजेशन और उनके गुंडों के जरिए जिस तरह से इस तहरीक को फिर हाईजैक करवाया गया। और फिर ये नहीं मानता कि ये सिर्फ गुंडे हैं, सॉरी मिर्जा जी, आई एम सॉरी, मिर्जा जी आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मान सकता कि ये सिर्फ गुंडे हैं। राहुल देव जी भी जुड़ रहे हैं, ओमकारेश्वर जी भी जुड़ रहे हैं, दीपक चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन विनय सिंह जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, विनय बाबू लेखक हैं, आपके किताबें पढ़ते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत क्लोज रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है, सिक्योरिटी रिलेशंस है, वो बहुत करीब रहे। लेकिन इस समय जो हो रहा है,
इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स चलाइए किस तरह से भारत इस समय इस एनार्की भरे देशों से घिरा हुआ है। आप ये बात समझिए, आप बात समझिए, बांग्लादेश में पहली बार बेने बाबू 1975 में जब मेजर फारूक रहमान और मेजर राशिद ने किसको मारा, बंगबंधु को मारा। मेजर मतलब ये दो मेजर थे, मेजर फारूक रहमान एंड मेजर राशिद ने, इन दोनों ने द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट और फाउंडर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान साहब को मारा, उनका असैसिनेशन किया। फिर 1975 में ही उन दोनों का न्यू गवर्नमेंट सेटअप बाय मेजर रहमान एंड मेजर रशीद वाज ओवरथ्रोन बाय हुम, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ। फिर उसी 1975 में ब्रिगेडियर मुशर्रफ को, दर्शकों, उन्हीं के सोल्जर्स ने मार दिया। जनरल जियाउर रहमान टेक ओवर कर लेते हैं। फिर 1981 जनरल जियाउर रहमान, जिनकी धर्मपत्नी है कौन, खालिदा जिया, और इस समय मेजर ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको 1981 में मार दिया जाता है। और फिर 1982 में जनरल HM इरशाद बनते हैं, फिर 2006 में, और अब 2006 के बाद 2024। बांग्लादेश के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन भारत के लिए, और ये जो मैप है ये आप विनय सिंह जी के साथ और बाकी एनालिस्ट के साथ रख सकते हैं, किस तरह से भारत इस समय घिरा हुआ है इस सब अनार्की भरे देशों से। हम एक पाकिस्तान से परेशान थे, ये बांग्लादेश हमने इसलिए बनाया था, और भारत का ही देन है कि पीस रहे, शांति रहे। विनय जी, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग? ऐश्वर्य भाई, दो तरह के हस्तक्षेप होते हैं देशों के जी। हमारे आसपास 3 देश हैं, पाकिस्तान एक है जो देश रहा ही नहीं या रहेगा नहीं कुछ दिनों बाद, इतना कॉन्फ्लिक्ट है अंदर बाहर सब जगह से। चाइना है, डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक है, ऑटोक्रेसी है पूरी तरीके से। तीसरा बांग्लादेश है, जिसमें भारत के हस्तक्षेप के कारण शांति आई थी, एक सरकार बहाल हुई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो ऐसा नहीं था कि पूरा बांग्लादेश आज़ादी के पक्ष में था। एक बड़ा हिस्सा वहाँ था, बड़ा मतलब कि आधा से कम था, लेकिन संख्या फिर भी ठीक ठाक थी, जो इस पक्ष में थे कि नहीं, हम पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस है वो रहना चाहिए, भले ही वहाँ की बच्चियों के साथ जो हुआ, वहाँ के महिलाओं के साथ जो हुआ, वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो हुआ, वहाँ बाकी लोगों के साथ जो हुआ, वो उनको सहनीय था, लेकिन पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी जो शांत बांग्लादेश था आज अशांत हुआ है, तो भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। एक बात मैं ऐश्वर्य भाई बता दूं आपको कि वेस्टर्न मीडिया का देखने लायक है रुख। अभी अपने पैनल में भाई साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से वेस्टर्न इंटरवेंशन या एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बातचीत है, तो ये प्रोटेस्ट बहुत ऑर्गेनिक नहीं दिखता है। वेस्टर्न मीडिया का जिस तरीके से रुख देखते हैं हम, तो हमको लगता है कि एक इकोसिस्टम एक्टिव है। जिस तरीके से खालिदा इनको अभी नहीं, पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बिना भाई, दिस इज ओवर एंड बियॉन्ड मीडिया। बांग्लादेश के युवा ढाका की सड़कों पे निकले हुए हैं, दीपक जी, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी, ये बांग्लादेश की सड़कों पे है। ये भारत, ये जैसे हम भारत के युवा को भारत का भविष्य कहते हैं, ये बांग्लादेश का भविष्य है, ये बांग्लादेश का भविष्य है, ये युवा है। आप इसमें देखेंगे 17-18 साल से 30 साल के आदमी और औरतें, युवक और युवतियां सड़कों पे हैं ऑन इश्यूज। वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। जो अभी मिर्जा जी ने कहा कि दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड, इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स का, उन्होंने CIA का नाम ले लिया, उन्होंने चाइना का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूं फॉरेन पावर्स कैन डू दिस, तो भारत क्या कर रहा था? नाम नहीं लिया, नहीं तो भारत क्या कर रहा था? भारत भी तो कंट्रोल कर सकता था। भारत, हम कहते हैं कि भारत इज ऑल्सो अ ग्रोइंग पावर। हमारे भी अपने एसेट्स हैं वहां, हमारे पास भी जानकारी होगी कि क्या ब्रू कर रहा है, हम भी इसको कंट्रोल कर सकते थे। ऐश्वर्य भाई, एक तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश का जिक्र आया। आप समझ लीजिए कि जमाते इस्लामी हिंद होता था पहले, जब भारत बटा तो जमाते इस्लामी पाकिस्तान हो गया, बाद में बांग्लादेश बना तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश हो गया। ये तीनों जमात एक ही हैं। टेक्निकली पूछिएगा इनसे तो तीनों एक दूसरे को बोलेंगे नहीं जी, जमाते इस्लामी बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, हम अलग हैं। ये तीनों के तीनों वही हैं। भारत मजबूत देश है तो यहाँ उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है, बांग्लादेश कमजोर है साबित हुआ अभी थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हावी हो गए। इनकी मंशा है उस देश को जो बांग्लादेश है उसको फिर से पुनः पाकिस्तान बना देने का। जिस तरीके से क्योस और एनार्की थी पहले, उसी तरीके से एनार्की और क्योस ला देने का। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, बांग्लादेश का टेररिस्ट आउटफिट है जो भारत में भी एक्टिव था, पश्चिम बंगाल के कई एरियाज में एक्टिव था, भारत ने तो उसको कंट्रोल किया ही। और शेख हसीना के समय में भी जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश पे काफ़ी कार्रवाई हुई। एक गौर करने वाली बात है कि इस प्रोटेस्ट में जो पेट्रोल छिड़कने का काम हुआ है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बैनिंग का भी हुआ है। एक
टाइमली हम तो नहीं बोलेंगे, लेट कदम है, बहुत पहले ही शेख हसीना जी को इसको बैन करना चाहिए था। लेट है, हमको लगता है कि शायद थोड़ा सॉफ्ट हो गई या थोड़ा टाइमली एक्शन नहीं हुआ। ऐसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी वहां एक तरफ एस जयशंकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं पार्लियामेंट के पीएमओ के दफ्तर में, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। दीपक चौरसिया जी, ऑफिशियली भारत का यह स्टैंड है कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ आई कैन हैव द ग्राफिक ऑन एयर अगेन, किस तरह से ढाका से हमने उनको सुरक्षित निकाला है, अगरतला लाए हैं, अगरतला से बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन में, जिसको 2 सिक्योरिटी प्लेन दी है, पूरे 2 जेट फाइटर्स का एस्कॉर्ट देके शेख हसीना जी को दिल्ली लाया गया है। जानबूझ के उनको T3 पे भी उतारा जा सकता था, लेकिन हिंडन पे रखा गया दीपक जी। और उसके बाद भारत कह रहा है हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कीप अ न्यूट्रल फेस, पर हम शेख हसीना को एक सेफ एग्जिट तो दे रहे हैं या एक सेफ पासेज तो दे ही रहे हैं। दीपक जी, अजीत डोभाल मिलने पहुंचे हैं अभी शेख हसीना जी से। देखिए, मैं राहुल देव जी अजीत डोभाल से उनका मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबको पता है अजीत डोभाल न केवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बल्कि अजीत डोभाल जो है प्रधानमंत्री के बेहद विश्वस्त सहयोगियों में से एक है। उनकी कोर टीम के मेंबर है और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने जो ग्राफिक दिखाया वही अपने आप में पूरी कहानी कहता है। आप देश उठा लीजिए, नेपाल, चीन से तो हम लगे ही हुए हैं, इसके अलावा मालदीव, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान, ये जो सारे देश हैं इनके अंदर जो अस्थिरता का चक्र चलाया गया है, या अस्थिरता का जो चक्र आया है, उसके पीछे कौन कौन फॉरेन पावर जिम्मेदार हैं ये हम सब जानते हैं। और साथ ही साथ मैं यहां पर बांग्लादेश के संदर्भ में कहूंगा कि बांग्लादेश की भारत के साथ जो संबंध चल रहे थे और शेख हसीना, मुजीबुर रहमान साहब के चलते उनके कांग्रेस पार्टी में भी उतने ही बेहतर संबंध है जितने उनके भारतीय जनता पार्टी या भारत देश और भारत देश के लोगों के साथ हैं। क्योंकि भारत देश ने 1971 में बांग्लादेश को बनवाने में, पाकिस्तान से आजाद करवाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेरे ख्याल से ये कम किया है मोदी जी ने, तो काफी कम किया है। ये मैं जरूर कहूंगा कि भारत दिखना चाहेगा इस तरह से करते हुए कि वो बांग्लादेश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, प्लीज आप ऐश्वर्या भारत की पॉलिटिकल कंपल्शन भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। भारत के पिछले 3 या 4 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बांग्लादेश के मामले में बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो भारत के लिए बेहद घातक हो सकता है। आ गई है होपफुली हमारे शेख हसीना। दीपक जी, हम बिल्कुल समझते हैं भारत में क्या हो रहा है, हम समझते हैं, और बांग्लादेश में कैसे ये कोटा विद इन कोटा वाले में जो ये हुआ है नहीं, और बांग्लादेश में ये किस इशू से राहुल देव जी ये सब शुरू हुआ है, कोटा विद इन कोटा, और कैसे युवा वहां के सड़कों पे उतरे, सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। भारत न्यूट्रल फेस बनाए रख रहा है, ठीक है, कैन वी हैव मोर ग्राफिक्स, लेकिन अजीत डोभाल इस समय उनसे मिल रहे हैं। वो इस समय भारत के एयरफोर्स बेस पे हैं, यूके ने उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है, असाइलम की क्लियरेंस नहीं दी है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो यहां रहेंगी। भारत न्यूट्रल फेस रख रहा है, लेकिन कोई तो है जो बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं रख रहा है, और किसके अवज में ये बांग्लादेश में ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। और मैं ये मानता हूं कि शेख हसीना वाज लुकिंग फॉर हेल्प। हो सकता है हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से या जो भी हमारी दिक्कतें हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हम अभी हेल्प ना कर पाए हो, हम सिर्फ उन्हें सेफ पैसेज दे रहे हो। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत को नहीं पता होगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। वी वर रेडी फॉर दिस, राहुल देव जी, एंड दिस विल इंपैक्ट अस। देखिए, भारत को क्या पता था, कितना पता था, कब पता चला, इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में आप और हम आज नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूं। ये बहुत भीतर की बातें हैं जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल ही जानते हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अब बांग्लादेश भी एक जो धुरी बनी है, अब रूस, चीन और पाकिस्तान, नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश भी अब उस धुरी में शामिल हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसका साफ उल्लेख किया है कि वो जो इस पर ध्यान रखे हैं, और उनकी चिंता ये है कि इसके पीछे
चीन का हाथ है, क्योंकि चीन का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव लगातार पिछले कई सालों में भारत के सारे पड़ोसी देशों में बढ़ा है, विशेष तौर पर श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश में। सब जानते हैं इसको। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक साथ चीन भी इसके पीछे हो और CIA या अमेरिका भी हो, उसकी संभावना कम है। मैं मानता हूं कि वहां की स्थिति में भारत के पास मैनूवर करने के लिए कितनी जगह थी, कितना स्पेस था, ये अभी हम नहीं जानते। जहां पर चीन जैसी महाशक्ति जुड़ी हुई है और वो वहां पर पैसा बिल्कुल बहा रही है हर तरह के काम के लिए, वहां पर भारत के लिए उसका मुकाबला करना ये थोड़ा कठिन है कई दृष्टियों से। तो अब एक नई चिंता हमारे सीमाओं पर हमारे लिए खड़ी हो गई है। वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन सी विदेशी शक्तियां थी, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, ये जानने में अभी समय लगेगा बहुत, सच को सामने आने में। अभी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही है इस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा इस घटनाक्रम से तो वो भारत होगा और भारत की पूर्वी सीमा होगी। तो पूर्वी सीमा पर अब म्यांमार पहले ही काफी अशांत है, हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। और अब राहुल देव जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पेसिफिकली एक्यूरेटली बताना बहुत दिक्कत, लेकिन जितनी स्मूथनेस है, और मेरे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट दीपक वोरा जी भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वोरा साहब, आई एम टोल्ड दैट यू आर नॉट, आप भारत की सरजमी पे नहीं है, यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ओवरसीज। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बांग्लादेश में हो रहा था, ये तो हम बहुत समय से देख ही रहे थे एज एन इंटरनेशनल स्पेक्टेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था किस तरह से बांग्लादेश में अनार्की फैल रही है। लोग अब बोल रहे हैं कि इट हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। अगर डॉट्स जोड़ें, जो कि राहुल देव जी पत्रकार करते हैं, तो बांग्लादेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक देश का अगर कोई एनवॉय उड़ा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मीडिया हैज रिपोर्टेड वो कौन से देश के एनवॉय थे जो शेख हसीना के चॉपर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से उड़ने के बाद एक ही देश का एनवॉय उड़ा है बांग्लादेश से, ढाका से। वो चेक कर सकते हैं इफ दैट गिव्स अस एनी इंडिकेशन। बट मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, दीपक वोरा जी, भारत इस समय क्या करेगा? शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, यूके जाना चाहती हैं। खबर आ रही है यूके से अभी असाइलम की क्लियरेंस मिली नहीं है, भारत से उन्होंने असाइलम मांगा नहीं है, भारत ऑफिशियली मदद कर नहीं रहा है। चॉपर से अगरतला ले आया था, अगरतला से प्लेन से यहां ले आए हैं, लेकिन हम मदद नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी डू नाउ? थैंक यू वेरी मच। आभारी हूं सर, मैं तो इस इलाके में बहुत देर रहा हूं, ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द अदर एक्सपर्ट्स। अभी जिक्र किया गया है चीन का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये जीरो सम गेम नहीं है। चीन 100 करोड़ लगाए, मैं 200 करोड़ लगाऊं, ये बहुत पुराने विचार है। अब क्या हो रहा है सर? 4 चीजें मैं देख रहा हूं बांग्लादेश में। मैं इस एरिया में रहा हूं, आई स्टडी दैट country very carefully. I knew the former prime minister, I knew her father. मैं आपको इतना बताना चाहता हूं सर, एक तो बहुत रेडिकल इस्लामाइजेशन वहां पे हुआ है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, उससे पहले 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी, आज 10 में से 11 पहनती है। सेकेंड, जो समझना है बहुत जरूरी है सर, क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग बांग्लादेश वेरी बैडली। तीसरा, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 और 40 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इज बिटवीन 20 and 30%. This is a very high number. और चौथी चीज मुझे लगता है दैट शेख हसीना thought that her relative जो आर्मी चीफ थे, they would bail her out, लेकिन फौज भी फिर तंग आ गई थी जब उन्होंने देखा the extent of the dissatisfaction with her. सर, ये मैंने बहुत देशों में देखा है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। मैंने सूडान में देखा है, जला देते हैं, चीजें मार देते हैं। मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इथियोपिया में देखा, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है। नंबर 1, अगर इस्लामाइजेशन है बांग्लादेश में, एज एवरीबॉडी इज टेलिंग अस, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक देश जो है, जिसका नाम है चीन, उसके साथ वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में दम नहीं है। ये रेजिम चेंज किया गया है उन लोगों ने जो समझते हैं कि 30 करोड़ बंगालीज लिव अस्ट्राइड द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दोनों तरफ 30 करोड़। और अगर कुछ करना है तो किसी तरह से यहाँ पर हमको
ऐसी रेजीम लानी है। शेख हसीना किसी की सुनती नहीं थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। हम ऐसा किसी को लाएं जो हमारी बात सुन सकता है। फौज कुछ देर तक रहेगी वहां, उसके इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद देयर विल बी इलेक्शंस और देयर विल बी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है। सर, आई हैव सीन दिस, कुछ देर के बाद सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। बांग्लादेश में पहले भी हुआ था जब शेख साहब की हत्या हुई थी, देन इट स्टेबलाइज्ड आफ्टर अ व्हाइल। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट the good sense of the people of Bangladesh. जनरल जीरी बख्शी साहब, जनरल साहब 75 से शुरू हुआ जब शेख हसीना जी के पिताजी स्वर्गीय मुजीबुर रहमान साहब का असैसिनेशन हुआ, तब से लेके 75 में 3 बार हुआ, फिर 81 में जियाउर रहमान साहब का, उसके बाद 82 में जनरल एचएम इरशाद साहब को हटाया गया, फिर 2006 में जनरल मोइन उद्दीन अहमद साहब। तो जैसे पाकिस्तान है वैसे बांग्लादेश होता रहता है, बट 2006 के बाद देयर हैज बीन स्टेबल डेमोक्रेसी देयर। 2006 से 24 के बीच में इस तरह का कू नहीं हुआ है। और जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने मदद तो की है, उनको आने दिया, लेकिन इस समय आर वी कॉट अप इन ए सिचुएशन, ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं। डोवाल साहब अभी उनसे हिंडन एयरबेस पे मिलके निकले हैं। असाइलम उन्होंने इंडिया से मांगा नहीं है, ऑफिशियली यूके से मांगा है, यूके ने अभी तक दिया नहीं है। जब तक देगा नहीं तब तक वो भारत में रहेंगी। व्हाट इज भारत, मतलब हाउ कैन वी एक्ट इन दिस सिचुएशन? हमारे लिए अच्छी खबर तो नहीं है बांग्लादेश में इस तरह की अनार्की। जनरल साहब। नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये हमारी सिक्योरिटी में बड़ी सेंग लगी है, बट इट वाज कमिंग। बड़ी, देखिए, मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूँ। हमने बड़ी पोलराइजेशन देखी है बांग्लादेश के अंदर, मुक्ति योद्धास के बीच में जो अपने देश में लड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बरता क्रूर फौज के खिलाफ लड़ाई करी, अपने देश को आज़ाद कराया, वो मुक्ति योद्धा थे, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश के वो अफसर जो वहाँ रह गए थे वेस्ट पाकिस्तान में, वो लोग आए, जियाउर रहमान जैसे, और वो एक इस्लामिक तबका था, वेरी प्रो ISI, वेरी प्रो पाकिस्तान, और उन्होंने आके जो है फेरबदल किया। और 1975 में आज मुझे देजा वू लग रहा है साहब, उस वक़्त भी इस तरह उनके खिलाफ साजिश हुई थी। हमारी रॉ ने अपना भेजा था हेलीकॉप्टर उनको बाहर निकालने के लिए। बंगबंधु बेचारे कहने लगे कि कोई मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा, मैं तो उनके पिता समान हूँ। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, वो हेलीकॉप्टर को खाली आना पड़ा, उनके पूरे परिवार का समूल नाश कर दिया, केवल बेचारी हसीना वाजेद बची थी। सन 2005 तक फिर काया पलट हुआ, मुक्ति योद्धाओं का पलड़ा फिर बांग्लादेश में भारी हुआ, और अब 3 टर्म्स लगातार मैडम हसीना वाजेद रही हैं। शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। उनकी तो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं भारत के और उनके, हम जंग इकट्ठे लड़े हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हसीना वाजेद मैडम कह रही थी पिछले 3-4 महीनों से कि अमेरिका मुझसे बेस मांग रहा है, आइलैंड हमको दे दो, राइट। और जो वहाँ पे चीन कह रहा था कि तीस्ता का प्रोजेक्ट हमें दो, उन्होंने भारत को दिया। और फिर वो कह रहा था अपने सबमरीन के बेसिंग के राइट्स मुझे चाहिए, ठीक है। दुश्मन तो उनके बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका कह रहा था कि वो इस इलेक्शन को वाजिब नहीं मानते क्योंकि बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कोई जबरन तो बीएनपी को पार्टिसिपेट नहीं करा सकता। लेकिन ये जो पोलराइजेशन बांग्लादेश की है, इट हैज़ टेकन अनदर टर्न ऑफ द स्क्रू, और अब जो है ये मैदान कू है, ये शरेआम वायलेट रेवोल्यूशन है। पिंक बोलें, वायलेट बोलें या अरब स्प्रिंग बोल दें, ये बाहर से कराई गई एक स्ट्रीट रेवोल्यूशन है जो कि मास टेक्सटिंग से होती है। जिस तरह फ्लैश डांस किया जाता है टेक्सटिंग करके, उसी तरह फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए गए हैं और बड़े मुस्तैदी से फ़ौज वहाँ पीछे हट गई, फायर नहीं किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो तियानमेन स्क्वायर नहीं करना चाहते थे चीनी फौज की तरह, लेकिन उनको तो फिर अल्टीमेटम दे के जाने को बोला है। कुछ फोटोग्राफ्स आपकी चैनल पे हमने देखी हैं यूनिफॉर्म में
That's right, sir. बांग्लादेश की Pictures फौज on air, के Garma. कुछ जवान वहां शेख हसीना resigning. अंदर वो वैंडलाइजेशन कर रहे थे, शेख हसीना वाजेद resigning. की फोटो जो भी जीडी साहब बोल रहे निकाल के तोड़ रहे थे। बिल्कुल जीडी साहब, मैं वो तस्वीरी जनरल साहब, ये मैं आपको जनरल साहब, आई एम गेटिंग दोस विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये एक और ग्राफिक में मैं आऊंगा गरिमा उस पे, लेकिन पहले वो रेजिग्नेशन वाले विजुअल्स जो जीडी साहब बोल रहे हैं, जनरल साहब बोल रहे थे। जनरल साहब, वो विजुअल्स जब वो रिजाइन करती हैं, आई एम गोना गेट इट ऑन एयर, और वो साफ है कि वो आर्मी बेस पे कराए हुए हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के विजुअल्स ऑन एयर प्लीज, कैन वी हैव दोस विजुअल्स? इसके बारे में जनरल साहब बोल रहे थे अभी। शेख हसीना के रेजिग्नेशन विजुअल्स, ये किस तरह से उनका घर रैंसैक किया गया वो है, बट कैन वी हैव द रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर नाउ गरिमा प्लीज? वो अभी रेजिग्नेशन विजुअल्स हम ऑन एयर करा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के विजुअल्स है, रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर। ये वो तस्वीर है जनरल साहब जो आप बोल रहे थे। ओनली जनरल साहब ऑन दीज विजुअल्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। जी जनरल साहब आप बोल रहे थे। जी देखिए, मैं कहना चाहता था कि ये एक कू है। मैं बिल्कुल सहमत हूं मिर्जा साहब के साथ। ये अमेरिका का कू है, जॉर्ज सोरेस का कू है। जो इंटरिम गवर्नमेंट के नाम बताए जा रहे हैं उनमें मोहम्मद यूनुस का नाम है, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, जेल में डाला था मेरे ख्याल हसीना वाजेद ने उसको, उसके काफ़ी ताल्लुकात हैं, वो चहेते भी हैं जॉर्ज सोरेस के। सो देयर इज मोर देन मीट्स द आई। इट इज़ नॉट सिंपल क्वेश्चन ऑफ जिसको आप बोलें कि यू नो एंटी इनकम्बेंसी है, हर डेमोक्रेसी में होता है, बट दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो कि फौज के अफसर सर पे खड़े होके कराएं। पाकिस्तान से ये फौज काफ़ी सुधर गई थी बांग्लादेश की, हमें काफ़ी अच्छी फौज है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई आदतें मुझे लग रहा है कि अब वो जो पाकिस्तान की फ़ौज की हैं वो भी अब इनमें कुछ आ गए हैं तबका। जैसे मैंने बताया, पोलराइजेशन है मुक्ति योद्धास के बीच में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ी, और वो ऑफिसर्स की जो तबका जो कि पाकिस्तान में रह गया था, ऐशो आराम से बैठा हुआ था। अब तो खैर पूरी जनरेशन की बदली हो गई है, but the game is not over. The game is not over till you say so. Number one. Sir, point taken. Number two. नहीं, ऐश्वर्या, one second. Please take your time. मुझे, मैं दूसरा कहना चाहता हूं कि हसीना वाजेद और उनका पूरा खानदान भारत के काफ़ी मित्र रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर 71 की लड़ाई लड़े हैं, और उन्होंने काफ़ी हमारे रिश्तों में सुधार लाया था। वी कांट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, माफ़ कीजिए, वी कैनॉट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, कि जब तक अच्छा जा रहा है हम आपके साथ हैं, जिस दिन आप पे मुसीबत आई तो तू कौन मैं कौन। ये बड़ा फौजी तरीका है सोचने का। अगर वो असाइलम मांगना भी चाहती हैं इंग्लैंड वगैरह में, भारत भी दे सकता है। हमने तिब्बत के दलाई लामा को असाइलम दिया है। इसमें मुझे समझ नहीं आया कि हम इतने क्यों इतरा जाएं, इतने क्यों घबरा जाएं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं हमें खा जाएंगे, सरसवा खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वी शुड ऑल्सो बी लॉयल टू दोज हु हैव बीन फ्रेंडली विद अस। पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल, उसमें कोई खराबी नहीं। तो तुम कौन मैं कौन, मैं अच्छा बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं जनरल साहब। शेख हसीना ने भारत की मदद की है, भारत के साथ रही हैं, और हमेशा प्रो इंडिया स्टांस रखा है। हालांकि इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के बावजूद। ओमकारेश्वर पांडे जी, राहुल देव जी, बिने जी, मिर्जा जी, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, तो जब इतना सब कुछ शेख हसीना के लिए भारत कर रहा है, और अभी तक उन्हें यूके ने असाइलम नहीं दिया, भारत से उन्होंने असाइलम नहीं मांगा है दीपक जी, लेकिन ओमकारेश्वर जी, भारत इस समय ये देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं मिल रहे हैं उनसे, वो इस समय एयरबेस पे है, किस पे, T3 पे नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की बेस पे है हिंडन, वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनसे मिलने जाते हैं। ऑफिशियली भारत कह रहा है हमसे कोई मदद मांगी नहीं है, हम मदद कर नहीं रहे। बांग्लादेश में लाखों लोग ढाका की सड़कों पे उतरे हुए, भारत और क्या कर सकता था इससे? ओमकारेश्वर जी, ये ठीक स्टैंड है ऐश्वर्या जी, ये भारत सरकार का ठीक स्टैंड है कि उन्होंने हमसे मदद मांगी नहीं है और हम उनको मदद दे नहीं रहे हैं, हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुझे लगता है आंख मूंद के और इमोशनली चलना बेवकूफी होती है। ये सही है कि भारत के साथ शेख हसीना वाजेद के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं,
पहले भी वो एग्जाइल में यहाँ रह चुकी हैं और अभी भी पिछले 3 टर्म से चौथे टर्म जीत के आई हैं। भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन क्या ये रिश्ते बांग्लादेश की तरफ से भी शेख हसीना ने अच्छे रखे हैं? आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों में जब से उनकी सरकार है तब से चाइना के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और मैं उसका कंक्रीट एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे साथ उनके जो ट्रेड रिलेशन हैं वो 3 गुना बढ़े हैं, 200% ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन फिर भी 21 बिलियन डॉलर तक रुके। लेकिन चाइना के साथ उनके रिलेशन 24 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना उनको स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में मदद कर रहा है। चाइना हमारे तिस्ता प्रोजेक्ट में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता है। चाइना ने वहां 700 कंपनियां जो हैं उनको प्रमोट किया है और उसको बांग्लादेश जो है वो बढ़ावा दे रही है। उन्होंने 5.5 लाख उनके जॉब क्रिएशन दिए। तो कहीं ना कहीं चाइना के बांग्लादेश के यूथ में चाइना का प्रभाव आया है। और आज इसीलिए जब अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और शेख हसीना के डिक्टेटोरियल अप्रोच को लेके वहां अपराइजिंग उठी है, तो यह समझना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कौन है। कम से कम भारत तो नहीं है, भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो वो उनके साथ अपराइजिंग नहीं कर सकता। तो अपराइजिंग कौन कर रहा है? लेकिन इस अपराइजिंग के पीछे शेख हसीना स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज उनके टैंक हो, उनके जेट्स हो, उनके फ्रिगेट्स हो, सब चाइना से आ रहे हैं। मिलिट्री रिलेशंस उन्होंने चाइना से बढ़ाए हैं और दोस्ती हमारी तरफ। हमारा एक्टिस्ट पॉलिसी है, उनका लुकिस्ट पॉलिसी है। उस लुकिस्ट पॉलिसी में उन्होंने चाइना के साथ ज्यादा बेहतर संबंध भारत की तुलना में बनाए हैं और भारत के साथ कहने के लिए हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो हमें इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज जो अपराइजिंग हुई है उसका फैक्ट यह भी है कि 170 मिलियन बांग्लादेशी पॉपुलेशन में से 32 मिलियन बेरोजगार हैं और उसमें आप 30% वॉर वेटरन्स की फैमिलीज को रिजर्वेशन दे रहे थे। उसी विजुअल्स पे रहेगा गरिमा जी, क्योंकि जो बात ओमकारेश्वर जी कह रहे हैं विनय जी और दीपक जी, इसमें एक सिमिलैरिटी है। ओमकारेश्वर जी जो आपने बात की, हमने ये इस तरह की के विजुअल्स विनय बाबू श्रीलंका में भी देखे थे दीपक जी, कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। हाँ नहीं, कैपिटल हिल में नहीं, मैं क्या कह रहा था घुस गया, हाँ दैट इज ऑल्सो सेम, बट मैं कह रहा था वहां भी एक फ्रस्ट्रेशन है पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जो मैंने श्रीलंका में देखा था। घर में घुस गए, फ्रिज से कुछ निकाल दे रहे हैं, फ्रिज से कोई चिकन निकाल रहा है। जैसे भी पाकिस्तान में हमने देखा था कि एक जनरल के घर में घुस गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही निकाल के ले गए, कुछ नहीं मिला तो उसके मुर्गे ही ले गए निकाल के। पाकिस्तान में भी देखा था। बट देयर इज अ सिमिलैरिटी इन एक्शन। ये जो कह रहे थे अभी ओमकारेश्वर जी कि वहां पे 32 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है, कुर्सियां उठा के ले गए, कालीन उठा के ले गए। हाँ, तो यहां भी कुछ ऐसे हो रहा है। कोई किसी के फ्रिज से चिकन खा रहा है, कोई किसी के कपड़े ले जा रहा है, कोई किसी के बेड पे सो के तस्वीर खींच रहा है। बेटा बाबू क्या हो रहा है? दीपक जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं थोड़ा ओंकार सर ने अभी कहा कि स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में चाइना मदद कर रहा है, तो बना दिया स्मार्ट बांग्लादेश, स्क्रीन पे दिख रहा है स्मार्ट बांग्लादेश। पर ये भारत के लिए दिक्कत है। दूसरा, यहाँ पे अगर रेडिकल पावर्स जिनके बारे में आप इतना लिखते हैं, अगर वो उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा, इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा कि मास टेक्सटिंग, फिर क्लास ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका है या नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का तरीका है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक कहते हैं आप। और जो ओंकार सर बोल रहे हैं कि वहां इतनी संख्या एक अनएम्प्लॉयड यूथ की है, तो उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। और ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल एक वेपन की तरह किया जाता है। क्लास ग्रुप्स रेडी हो जाते हैं और लास्ट में कैपिटल हिल भी हो जाता है, श्रीलंका में जो हुआ वो भी हो जाता है, और जो अभी स्क्रीन पे बांग्लादेश में दिख रहा है वो भी हो जाता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ सूर्य भाई कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बेदना है वहां पर और एकाएक लोग आ गए हैं, ये लाया गया है। और सर जो बोल रहे हैं कि सोरोस का हाथ है, हाँ है। वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से दिख रही है, पूरा दिख रहा है कि एजेंडा है साहब उनका, और पूरा एजेंडा दिख रहा है उनका। दूसरा, एक इसमें सिंबॉलिक चीज है कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इसका मतलब यह है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो मॉडल है वो नहीं चाहिए, और शेख मुजीबुर रहमान का मॉडल नहीं चाहिए, तो वही मॉडल चाहिए जिसके खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान खड़े। वो कौन सा है? वही पुराना मॉडल टेररिज्म का, रेप का है, रेडिकलाइजेशन। बांग्लादेश के स्थानीय महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार की प्रॉब्लम उससे है। कौन सी पावर्स काबिज हो जाएंगी सत्ता पे बांग्लादेश में? दीपक दादा योर व्यू पॉइंट, उनका फ्रेम चला गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो चीजों, अच्छा आ रहा दो चीजों को और समझना चाहिए हमें। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि इस्लामिक कट्टरपंथ
ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ की ताकतें हैं ना हमारे आसपास, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं किस तरह का है, अफगानिस्तान भी जानते हैं, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहां पर लिबरल, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश का समान भी कट्टर होता जा रहा था धीरे 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 धीरे, और कई सारे वेस्टर्न देशों का हो गया। अब आप कह रहे हैं कि यूके के अंदर असाइलम, यूके के अंदर खुद उनके देश में दंगे इस बात से नहीं रुक रहे हैं कि जो अप्रवासी वहां पर इमिग्रेंट्स वहां पर आ रहे हैं, आरोप उन पर यह है कि वो एक मजहब विशेष के होते हैं जिसके चलते वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक फैक्ट है जिसको लगातार वहां के अखबार लिख रहे हैं, वहां का मीडिया बता रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इसके लिए दूसरी वो ताकतें, कौन सी ताकतें जिनको लगता है वो लेफ्ट लिबरल है, यहां पे डेमोक्रेसी है, वो सर्टिफिकेट भी वो देंगी। चाइना में वो डेमोक्रेसी नहीं ले पाए, बांग्लादेश जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्टिफिकेट देंगी। अब मैं इसको बिल्कुल अलग मानता हूं कि शेख हसीना वहां चुनाव जीती, 4 बार जीत गई, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, चुनाव का बाइकआउट हो गया, वो भी इसी केस में हुआ। और देखिए ना, इस तरह की जब नैरेटिव चलता है तो यही वो लेफ्ट लिबरल हैं जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी तो नहीं ला पाए, लेकिन हर दूसरे डेमोक्रेटिक देश में वो डेमोक्रेसी को बचाने का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो इसके अंदर वो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जिम्मेदार हैं, जो बांग्लादेश के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो तरक्की हो रही थी। मैं कम से कम बांग्लादेश को एक ऐसा देश मानता हूं कि जहां पर स्थिति बेहतर थी अन्य देशों की बेहतर थी, लेकिन ये जरा तस्वीरें तो देखिए जनरल साहब। नहीं दीपक दादा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, बट जनरल साहब सर, ये जो लाइव विजुअल्स हैं, दीज आर फ्रॉम विद इन द प्राइम मिनिस्टर्स कंपाउंड। प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो पर्सनल कंपाउंड था, ये सब उसके अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने श्रीलंका में देखे थे, जैसे कि हमने पाकिस्तान में देखे थे कि एक पाकिस्तानी जनरल के घर में घुस गए थे सर, चिकन, मुर्गा, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, यहां से कपड़े ले गए हैं। मतलब मैं क्या क्या बोलूं। तो द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो बांग्लादेश की नेक्स्ट जनरेशन में है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल क्लास, वो दिख रही है। क्या भारत इसको रोक सकता था? क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि शेख हसीना ने भारत से मदद नहीं मांगी होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, अगर ऑफिसर्स बोले तो भी। बात नहीं, मैं एक चीज ऐश्वर्या कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात से कहीं बेहतर अच्छी है। इट इज फार फार बेटर। वो भुखमरी जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं वो यहां पे नहीं है, राइट? इनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बांग्लादेश कई में तो भारत से भी आगे है, कई इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भारत से आगे है। जो किल्लत हमने श्रीलंका में देखी, जो फटीचर हाल हमने पाकिस्तान में देखे, वो बांग्लादेश में नहीं है। देयर इज जस्ट नो टू क्वेश्चंस अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द टू कॉन्टेक्स्ट। ये जरूर है कि हमको एक इसका बैकग्राउंड मालूम है कि मैडम को कहा गया, हसीना वाजेद को कहा गया कि अमेरिका को बेच दीजिए वरना, ठीक है। हम चाहते हैं हस्तक्षेप करना बांग्लादेश में, हम मिजोरम मणिपुर में हस्तक्षेप चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, आप उसमें मदद करिए। जब उन्होंने मना किया तो आज उनको अंजाम भुगतना पड़ा है। पर ये तो अलग लेवल की गुंडागर्दी हो गई सर, हट जाइए कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और वो भी किस मेजॉरिटी से वो अभी जीत के आई हैं, उनको गिरा दिया। लेकिन मैं ज्यादा डिस्टर्ब हूं जिस तरीके से बंगबंधु की तस्वीरें, बंगबंधु सेंटर, बंगबंधु की मूर्ति पे अटैक हो रहा है, वो दिखा रहा है। बेने बाबू टाइम नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाह रहा हूं, किस तरह से उनके सोच पे या जो उन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल पे काम किया था उस पर अटैक है। ओमकारेश्वर जी, आपने कहा ठीक है कई बार न्यूट्रल रहना अच्छा होता है, लेकिन वो मैप के साथ एंड कर रहा हूं कि भारत इस समय किससे घिरा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, श्रीलंका में ऑलरेडी दिक्कत है। दी अदर मैप गरिमा जी, यहां पे ये देखिए, ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये भारत के लिए अलार्म स्पॉट्स है। बांग्लादेश कम से कम एक ऐसा था, और शेख हसीना की लीडरशिप में ऐसा था कि भारत ट्रस्ट कर सकता था। लेकिन अब वो शेख हसीना भारत की मदद से पहले अगरतला आई, और अब अगरतला से दिल्ली के सटे हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में है। कितने देर रहेंगी या कितने दिन, ये समय बताएगा, क्योंकि जब तक यूके उन्हें असाइलम देगा नहीं, भारत ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मदद दी है, ऑफिशियली सपोर्ट मांगा नहीं है, सपोर्ट हम दे नहीं रहे हैं वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच।